बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर कोर्स में खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। आज जो टॉपिक्स हैं वो हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज चैप्टर नंबर 9 से हम जो है इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं उनके में हम सबसे पहले हम आइडेंटिफायर्स की बात करेंगे। उसके बाद हम वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के अंदर कीवर्ड्स, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, उसकी इनिशियलाइजेशन, उसके रूल्स और कांस्टेंट्स के बारे में हम बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और ये कैसे सी लैंग्वेज का हिस्सा होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आइडेंटिफायर की बात कर लेते हैं। जैसे कि आइडेंटिफायर्स नाम से ही बता रहा है, आइडेंटिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को हम कोई नाम देना, असाइन करना, उसको आइडेंटिफाई करना। तो एन आइडेंटिफायर इज़ द नेम गिवन टू द वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन और लेबल इन द प्रोग्राम। बेसिकली आइडेंटिफायर जो होता है वो कोई भी नाम हो सकता है जो हम किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। वेरिएबल में आपके पास कोई भी नाम हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक वेरिएबल x जो है डिफ़ाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक वेरिएबल होगा। हम इसको एक जो x है ये हमारे पास बेसिकली एक आइडेंटिफायर के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है। इसी तरह वेरिएबल जो है हम एक उसको नेम रख लेते हैं। नेम जो हमारे पास है वो बेसिकली एक वेरिएबल है। ये भी नेम भी जो है ये एक आइडेंटिफायर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह मार्क्स हैं, एज है, तो कोई भी हम नाम जो है वो जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे उसको हम बेसिकली आइडेंटिफायर कहेंगे। वेरिएबल के साथ साथ हम कांस्टेंट्स भी उसको आइडेंटिफायर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, नाम जिस तरह जैसे कि वेरिएबल है कि वो चेंज हो जाता है, जबकि कांस्टेंट्स ये एक ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि चेंज नहीं होती। वेरिएबल x की वैल्यू हो सकता है कोई, आप उसको पहली दफ़ा 10 रख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आप उसको 20 रख सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि चेंज नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास पाई की वैल्यू है, उसकी 3.1415 ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब भी हम इस वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे उसकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी, 3.1415 ही रहती है। इसके अलावा हम अपने सी लैंग्वेज के अंदर हम फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं। हम फंक्शंस को भी अपना नाम असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं तो हम उसका नाम जो है वो कैलकुलेटर भी उसका नाम रख सकते हैं, या हम कोई मैथ का फंक्शन बनाना चाहते हैं तो हम उसका नाम जो है वो मैथ भी रख सकते हैं। तो जो हमारे पास आइडेंटिफायर है वो किसी भी वेरिएबल को, कांस्टेंट को या किसी भी फंक्शन को नाम देना, बेसिकली ये आइडेंटिफायर कहलाता है। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेजेस के अंदर ये आइडेंटिफायर इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी आइडेंटिफायर की मदद से ही हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो चीज़ें हम इस्तेमाल करना चाहते हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी हम किसी आइडेंटिफायर को इस्तेमाल करते हैं तो उस आइडेंटिफायर का नाम ऐसा होना चाहिए जो कि डिस्क्रिप्टिव हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव हो और शॉर्ट हो। यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल के लिए हम एक एज हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हम एक वेरिएबल का नाम है, हम उसको x रख लेते हैं। इस वेरिएबल का नाम जो x है ये तो बहुत शॉर्ट है, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है। जब भी हम प्रोग्राम के अंदर इस x को इस्तेमाल करेंगे, हर दफ़ा जब भी प्रोग्राम जो इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमें इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि बेसिकली ये x किस लिए इस्तेमाल किया गया है, या अगर कोई और आपके प्रोग्राम को इस्तेमाल करता है तो आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा कि ये x बेसिकली एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन उसकी निस्बत अगर हम एज इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये बेसिकली शॉर्ट लफ्ज़ भी है और ये डिस्क्रिप्टिव भी है। आपके प्रोग्राम को देखने के बाद कोई भी जो आपके प्रोग्राम को देख के ये समझ सकता है कि बेसिकली ये जो वेरिएबल है ये बेसिकली एज के लिए डिफ़ाइन किया गया है। तो इसके बजाय इसके कि हम वेरिएबल्स को x y z डिफ़ाइन करें, हम उनको छोटे छोटे से डिस्क्रिप्टिव नेम्स के ज़रिए से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो डिस्क्रिप्टिव हो जाए और कोई भी हमारे प्रोग्राम को देखने के बाद हमारे वेरिएबल्स को
बड़ी आसानी के साथ समझ सकें। तो आम तौर पे वेरिएबल्स जो होते हैं, अगर आपके पास जो कोई भी वर्ड है वो बड़ा हो तो आम तौर पे पहले 3 जो है वर्ड्स इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, और अगर सिमिलर हो तो हम 3 के साथ 4 या 5 आप लेटर्स भी पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो आपका आइडेंटिफायर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सके। अब सी लैंग्वेज में हम काम करेंगे तो इसके अंदर जो हमारे पास आइडेंटिफायर हैं वो 31 कैरेक्टर्स तक लेंथी हो सकते हैं। यानी आप अगर उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आप आइडेंटिफायर को लिखना चाहते हैं, तो उसको आप 31 कैरेक्टर्स तक भी लेंथी रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सारे कैरेक्टर्स 31 कैरेक्टर्स रखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आइडेंटिफायर सिर्फ एक जो है कैरेक्टर के ऊपर मुश्तमिल है, और यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टर सिर्फ 3 जो है वो कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है। तो लेकिन जो इसकी लेंथ है वो 31 कैरेक्टर्स तक हो सकती है। अगर आपका 31 कैरेक्टर से आपका जो आइडेंटिफायर है वो बढ़ जाता है, तो जो सी है वो ऑटोमेटिकली पहले 31 कैरेक्टर्स तो रीड कर लेगा, और बाकी जो आपके आइडेंटिफायर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली वो उनको छोड़ देगा। तो जो लेंथ है हमारे पास वो इसके 31 कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हम आम रूटीन लाइफ में भी मुख्तलिफ़ चीज़ों के हमारे पास नाम होते हैं। मॉनिटर है, कीबोर्ड है, पॉइंटर है, माउस है, डिस्क ड्राइव है। तो जैसे ही हम उनको अपने आइडेंटिफायर के नाम से पुकारते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है या हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं। और तो हमारे पास जो सी लैंग्वेज के अंदर भी हम हमेशा ऐसे ही आइडेंटिफायर इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास हमें जल्दी से हमारे प्रोग्राम के बारे में हमें एक्सप्लेन भी कर सकते हों। अब हमारे पास आइडेंटिफायर्स को डिफ़ाइन करने के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। हम जब भी हम सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी आइडेंटिफायर को डिफ़ाइन करेंगे तो हमें सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होगा। यहाँ पर हम 3 रूल्स के बारे में देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड्स में हमारे पास कुछ रूल्स और भी हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो हमारे पास जब भी हम आइडेंटिफायर को डिफ़ाइन करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर हमें जो सबसे पहली चीज़ का ध्यान रखना है कि वो आपका जो पहला कैरेक्टर है, जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा, वो या तो अल्फ़ाबेट में से आप रख सकते हैं या आप अंडरस्कोर में से आप उसको रख सकते हैं। तो हमेशा आपका आइडेंटिफायर का पहला जो लेटर होगा वो अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर में से होगा। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एज है, यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ाबेट से हमने इसे स्टार्ट किया है। इसी तरह अंडरस्कोर मार्क्स, तो ये भी हमारे पास वैलिड है, तो यहाँ पर हमने अंडरस्कोर से इसे स्टार्ट किया। इसी तरह बुक है, तो ये जो तीनों हमारे पास आइडेंटिफायर्स हैं ये बिल्कुल ठीक तरीके से डिफ़ाइन किए गए हैं। तो या तो हम अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं पहले वर्ड के तौर पे, या अंडरस्कोर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद जो हमारे पास एक और रूल है, आपके पास आइडेंटिफायर्स के अंदर हम अल्फ़ाबेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप अंडरस्कोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एग्जांपल में देख लें, यहाँ पर हमने इसे नंबर से स्टार्ट किया है, तो नंबर और साथ में हमारे पास एक डिजिट जो है वो 1, हमने इसे भी शामिल कर लिया। तो नंबर्स और अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों के कम्बिनेशन से हम आइडेंटिफायर को लिख सकते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में हमारे पास है टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। इसके अंदर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी हैं और अंडरस्कोर भी इस्तेमाल हो गया, और आपके पास उसके बाद अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जो हमारे यानी कि तीनों चीज़ें हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो सिंबल्स हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ जो एक सिंबल है अंडरस्कोर वही इस्तेमाल किया जाता है। और जो तीसरी अहम बात है वो हमारे पास है रिज़र्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम। जो हमारे पास सी के रिज़र्व वर्ड्स वो अल्फाज हैं जो सी के अपने अल्फाज हैं, जिनको हम सी लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं, उनको हम रिज़र्व वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंट है, डबल है, ब्रेक है, इफ़ है, इस तरह के जो अल्फाज हैं इनको आप वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर आप इनको वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो सी लैंग्वेज जो है उसमें एरर जनरेट करेगा। तो आइडेंटिफायर को डिफ़ाइन करने के हमारे पास ये 3 रूल्स हैं। अब हम आइडेंटिफायर्स की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, हम इनके ऊपर बात कर लेते हैं। आइडेंटिफायर्स बेसिकली नेम होता है, तो आइडेंटिफायर्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास उसकी टाइप है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स, और दूसरी जो हमारे पास उसकी टाइप है उसे हम यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर जो है वो कहते हैं।
सबसे पहले जो हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जिसको इसका एक स्पेशल ख़ास मतलब होता है, जिसको डिफ़ाइन किया गया होता है, जो किसी स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर रहा होता है। इट कैन नॉट बी रीडिफाइंड। इसको इस जो आपके पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स होते हैं, इनको आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर प्रिंट एफ की हमारे पास एक कमांड है। ये जो हमारे पास प्रिंट एफ है, ये बेसिकली हम स्क्रीन से आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह स्कैन एफ है, ये हमारे पास एक कमांड है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से इनपुट ले सकते हैं। अब ये जो प्रिंट एफ और स्कैन एफ हैं, ये दोनों स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। ये इनका एक स्पेशल मीनिंग है और ये हमेशा इसी काम के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर हम इनको अपने वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर जो है वो उसके में एरर जनरेट कर देता है। तो सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी उसके अपने अल्फाज हैं, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास यूज़र डिफ़ाइन आइडेंटिफायर्स भी होते हैं। ये आपको नाम से बता रहे हैं कि इसको यूज़र खुद डिफ़ाइन करता है। तो ये आपके पास डिफ़ाइन किए जाते हैं, प्रोग्रामर जो प्रोग्राम बना रहा होता है वो उनको डिफ़ाइन कर रहा होता है। इसका मकसद ये होता है कि हम अपने जो वेरिएबल है या जो हमारे पास आइडेंटिफायर है, उसको हम मेमोरी में एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जो हमारे पास आइडेंटिफायर्स हैं, इसमें आम तौर पे हम अपना डाटा स्टोर करते हैं या हम अपने प्रोग्राम के रिज़ल्ट्स जो हैं वो स्टोर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आइडेंटिफायर एज है, तो इसके अंदर हम एज का डाटा जो है वो स्टोर कर रहे होंगे। इसी तरह अगर हमारे पास मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, तो उसके अंदर हम सारे मार्क्स को प्लस करके उसका रिज़ल्ट जो है वो हम इस मार्क्स के अंदर सेव कर रहे होंगे। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स ऐसे आइडेंटिफायर्स जो सी का हिस्सा होते हैं, उनको हम वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे कि सी में वो हैं, जैसे उनका फंक्शन होता है। जबकि यूज़र डिफ़ाइन आइडेंटिफायर्स, ये हम अपनी मर्ज़ी से आइडेंटिफायर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आइडेंटिफायर्स स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स में से नहीं होंगे। तो ये हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम कीवर्ड्स जो सी लैंग्वेज के अंदर होते हैं, इनको हम कीवर्ड्स भी कहते हैं। हमने पीछे स्लाइड में रिजर्व वर्ड का भी नाम पढ़ा था। तो ये कीवर्ड्स होते हैं। तो कीवर्ड्स हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। ये जो कीवर्ड्स होते हैं, इनका पहले से ही डिफ़ाइन, इनको डिफ़ाइन कर दिया गया होता है, इनके मतलब को और इनके जो काम होते हैं वो पहले से ही डिफ़ाइन कर दिए गए होते हैं। अब जिस तरह हमने प्रिंट एफ और स्कैन एफ की एग्जांपल देखी थी, अब प्रिंट एफ ने जो आउटपुट लेनी है उसको पहले से ही डिफ़ाइन कर दिया गया है। इसी तरह स्कैन एफ को पहले से ही डिफ़ाइन कर दिया गया है। अब इसका जो मीनिंग और जो पर्पस होता है, ये बेसिकली डेवलपर जिसने सी लैंग्वेज को डेवलप किया है, उसने इन कीवर्ड्स को पहले से ही डिफ़ाइन करके उसमें रख दिया है। हमारा काम सिर्फ उनको इस्तेमाल करना होता है। ये जितने भी हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते या हम उनको रीडिफ़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोग्राम के अंदर, कंपाइलर के अंदर लिखे गए होते हैं। तो हम उनको चेंज या उनको अपनी मर्ज़ी से रीडिफ़ाइन करके उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी हमारे पास कीवर्ड्स हैं, सी लैंग्वेज के जितने भी अल्फाज होंगे, उन सबको हम लोअर केस में लिखेंगे। तो हमारे पास जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव होता है, इसलिए हमारे पास सी लैंग्वेज के जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे छोटी ABC में लोअर केस के अंदर लिखे जाते हैं। इन कीवर्ड्स को रिज़र्व वर्ड्स भी कहते हैं। आप इनको कीवर्ड्स के नाम से भी आप उसको पढ़ सकते हैं, और आपको रिज़र्व वर्ड्स भी अक्सर जगह के ऊपर ये मिलेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स सी लैंग्वेज के टोटल 32 अल्फाज हैं, जिनके ऊपर ये सारी की सारी लैंग्वेज जो है वो बेस करती है। इन 32 अल्फाज को, इन कीवर्ड्स को सीखना और इनके ऊपर अगर आप काम कर लेते हैं तो आप कम्प्लीटली पूरे के पूरे सी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हम इन कीवर्ड्स को अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे आपके पास कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि आप डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये टोटल वो हमारे पास कीवर्ड्स हैं। इसमें आपके पास इफ़ है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है और ऑटो है। कुछ आपने जो है प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स उसमें पहले पढ़े भी होंगे। तो हमारे पास ये जो है ये कीवर्ड्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल हम आपके पास हम इसको समझ लेते हैं कि बेसिकली वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। हमारे पास वेरिएबल बेसिकली एक मेमोरी होती है, मेमोरी की लोकेशन होती है या मेमोरी सेल होता है।
इससे पहले कि हम वेरिएबल को की मज़ीद बात करें, हम सबसे पहले मेमोरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली मेमोरी जो होती है वो आपके पास सेल्स की सूरत में मौजूद होती है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी है, रैम है, बेसिकली ये एक मेमोरी है। ये जो रैम है इसमें बेसिकली सेल्स बने हुए हैं। आपके पास ये एक सेल है, दूसरा, तीसरा, ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स बने हुए हैं और इन सेल हर जितने भी सेल्स हैं इनका एक एड्रेस मौजूद है यहाँ पर। ये सेल का एड्रेस जो है वो 120 है, इसका 124 है, 128, 132, 136। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ सेल्स हैं और हर सेल के अगेंस्ट में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी बेसिकली इसी तरह से सेल्स पर मुश्तमिल होती है और हर सेल के अगेंस्ट में हमारे पास एक जो होता है वो उसका सेल का एड्रेस होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास सेल के एड्रेसेस होते हैं ये बेसिकली हेक्साडेसिमल में गिवन होते हैं और ये हमसे हिडन होते हैं, यानी हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे पास जो डाटा है वो मेमोरी के किस एड्रेस के अंदर स्टोर किया गया है। तो ये अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। अ वेरिएबल इज़ अ नेम मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल बेसिकली आपके पास एक नाम होता है जो कि किसी मेमोरी लोकेशन को जो है वो शो कर रहा होता है या मेमोरी सेल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इस एग्जांपल में देखें, हमारे पास यहाँ पर एज है, हमने यहाँ पर अपना एक वेरिएबल है उसका नाम हमने एज रखा है और उस एज के अंदर हमने जो डाटा है वो 10 स्टोर किया हुआ है। अब इस मेमोरी लोकेशन को, इस कंप्यूटर की मेमोरी सेल को एक्सेस करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हमने जो वेरिएबल का नाम रखा है एज, हम इसको इससे कॉल कर सकते हैं या अगर हमें इसका एड्रेस मालूम हो तो हम इसको एड्रेस से भी कॉल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मेमोरी सेल्स होते हैं ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में यानी कि 16 बिट का एड्रेस होता है, तो इसके एड्रेसेस को याद रखना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। और वैसे भी ये हमारे पास मेमोरी क्योंकि बहुत बड़ी होती है, यानी अगर हम 1 GB मेमोरी की बात करें तो उसके अंदर 1024 सेल होंगे, तो 1024 सेल के एड्रेसेस को याद रखना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। तो उसके लिए हम वेरिएबल को कोई नाम असाइन कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास एज है ये हमारे लिए वही एड्रेस का काम कर रहा होता है। अब हमें इस पूरी मेमोरी में से हमें उस एड्रेस को याद करने की बजाय जैसे ही हम एज को कॉल करेंगे तो हमारा जो उसका डाटा है या उसके रिलेटेड डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली उसको मेमोरी लोकेशन के ऊपर चला जाएगा और हमें अपना डाटा वहाँ से मिल जाएगा। तो वेरिएबल का बेसिकली मकसद यही होता है कि ये हमारे पास जो मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल होता है उसको एक हम नाम असाइन कर देते हैं और इसकी मदद से हम मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। और जो वेरिएबल्स होते हैं हम आम तौर पे अपना डाटा और जो हमारे प्रोग्राम का डाटा होता है या कुछ रिज़ल्ट्स होते हैं हम आम तौर पे उनको स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो वेरिएबल की वैल्यू है वो एग्जीक्यूशन के दौरान में चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम आपके पास एक वैल्यू है सम की, आप उसमें ए और बी की वैल्यू है। जब हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया तो उस वक्त उसकी वैल्यू 0 है, लेकिन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके अंदर ए और बी की वैल्यू सम होकर जब उसके अंदर स्टोर होगी तो वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी होगी। तो वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, लेकिन जो वेरिएबल का नेम होता है वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एज है, ये वेरिएबल का नेम कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर एक स्टूडेंट है हम उससे एज पूछते हैं उसकी 10 है तो नेक्स्ट स्टूडेंट की एज चेंज हो सकती है। वेरिएबल का नेम चेंज नहीं होता लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान में भी। तो और हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो बेसिकली रैम के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होता है वो हमेशा कंप्यूटर की रैम जो मेमोरी होती है जिसको हम रैम कहते हैं हमेशा वहाँ से एग्जीक्यूट होता है। तो जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं वो बेसिकली रैम के अंदर ही क्रिएट किए जा रहे होते हैं। और ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं क्योंकि हमारे पास रैम जो है वो आपके पास टेम्परेरी मेमोरी होती है। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे या जैसे ही आपके कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो आपकी जो रैम में से जितना भी डाटा होता है वो सारा वहाँ से लॉस हो जाता है। तो कंप्यूटर को प्रोग्राम को क्लोज़ करने की सूरत में या कंप्यूटर को क्लोज़ करने की सूरत में हमारा डाटा जो है वो वेरिएबल में से ख़त्म हो जाता है, इसलिए वेरिएबल्स जो है वो टेम्परेरीली क्रिएट किए जाते हैं मेमोरी के अंदर। तो ये हमारे पास बेसिकली वेरिएबल्स थे।
अब हमारे पास वेरिएबल है, हम इसको दोबारा से एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वेरिएबल है हमने उसको एक नाम असाइन किया है, उसका नाम है हमारे पास मार्क। तो ये हमारे पास कंप्यूटर की वो मेमोरी है, ये वो रैम है, इस रैम के अंदर हमने उसका एक नाम रखा है मार्क्स। अब ये जो मार्क्स हैं इसके अगेंस्ट में हमारे पास एक एड्रेस भी होगा, लेकिन उस एड्रेस की जगह पे हमने वेरिएबल का नाम जो है वो हमने इस्तेमाल किया है मार्क्स। तो नेम ऑफ अ वेरिएबल रेफर टू एन आइडेंटिफायर दैट रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन। तो बेसिकली ये मार्क्स जो है ये कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक लोकेशन को, मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। इट रेफ़र टू अ मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल। अब आपके पास ये इसका एक एड्रेस होगा। मार्क्स हमारे पास वेरिएबल का नेम है, यहाँ पर हमारे पास एक एड्रेस है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और तीसरा हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर की मेमोरी। ये बेसिकली वो रैम है जिसके अंदर हमारा जो वेरिएबल है वो क्रिएट किया गया है। इट इज़ द वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन। हमारे पास ये वो वैल्यू है जिसको हमने कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया हुआ है। तो ये हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी है, ये हमारे पास वेरिएबल का नेम है, और ये हमारे पास वेरिएबल के कंटेंट्स है। तो इस वक्त हमने कंप्यूटर के रैम के अंदर मार्क्स के एक नाम के अंदर हमने 10 को स्टोर किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के हमने पहले 3 रूल्स पढ़े थे। अब हम मज़ीद रूल्स पढ़ लेते हैं। प्रोग्राम के अंदर जब भी आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो आपने इन रूल्स को लाजमी जो है अपने जहन में रखना है। तो हमारे पास जो पहला रूल है वो रूल आपके पास ये है कि वेरिएबल में इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। अब उसमें आप अल्फ़ाबेट्स भी रख सकते हैं, आप उसके अंदर नंबर्स 0 से लेकर 9 तक रख सकते हैं, ए से लेकर जेड तक सारे अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, वो स्मॉल में भी हो सकते हैं, वो कैपिटल में भी हो सकते हैं। और इसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंबल अंडरस्कोर इस्तेमाल किया जाएगा। एग्ज़ाम्पल है आपके पास एज है, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास माई अंडरस्कोर मार्क्स हैं या बुक 1 2 3। ये हमारे पास सारे जो हैं ये वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं, क्योंकि हमने इनको जो रूल है उसके मुताबिक क्रिएट किया है। फिर हमने ये रूल पहले भी पढ़ा था, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अंडरस्कोर और लेटर। आपके पास जो पहला होगा वो आपके पास अल्फ़ाबेट्स में से, लेटर्स में से, या और आपके पास वो अंडरस्कोर में से हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट्स हैं, पहला अल्फ़ाबेट हमारे पास जो है वो लेटर में से है, और यहाँ पर अंडरस्कोर मार्क्स है, यहाँ पर हमने से अंडरस्कोर से हमने से स्टार्ट किया है। तो ये दोनों हमारे पास वैलिड जो है वो वेरिएबल नेम्स हैं। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। अगर आप फॉर एग्जांपल वेरिएबल को एक से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, 2 वेरिएबल्स को एक साथ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप उसके दरमियान में स्पेस नहीं रख सकते। तो स्पेस जो है वो आपके पास बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास है माई और उसके बाद आपके पास आ रहा है नेम। ये इसके अंदर हमारे पास जो है माई स्पेस नेम, ये आपके पास इनवैलिड है। इसी तरह आपके पास आ जाता है क्लास सेकंड ईयर, ये भी आपके पास जो है क्लास स्पेस सेकंड और इसके बाद स्पेस ईयर, ये भी हमारे पास जो है ये आपके पास इनवैलिड आपके पास होगा, क्योंकि इसमें भी हमारे पास जो स्पेस जो है वो हमने इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास जो अगला रूल है, इसके अंदर आप बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर अलाउड। आप इसके अंदर वेरिएबल्स के अंदर आप चाहें तो बड़ी ABC या छोटी ABC में जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो C के अपने कीवर्ड्स हैं, जो रिजर्व वर्ड्स थे, वो हमेशा जो है वो आपके पास लोअर केस में ही होंगे। स्पेशल सिम्बल्स कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। आप स्पेशल सिम्बल्स को नहीं इस्तेमाल कर सकते। फॉर एग्जांपल @ क्लास या लेसन नंबर, ये हमारे पास जो स्पेशल सिम्बल्स हैं वो इसमें अलाउ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अंडरस्कोर जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके बाद हमारे पास जो छठा है, वेरिएबल कैन बी 31 कैरेक्टर लॉन्ग। अगर सिर्फ आप 31 कैरेक्टर्स तक उसको लेंथ किसी भी नेम को रख सकते हैं। अगर आप इसको लेंथ को बढ़ाएंगे तो सिर्फ पहले 31 कैरेक्टर्स इस्तेमाल होंगे और बाकी जो आपके पास कैरेक्टर्स हैं वो इग्नोर हो जाएंगे। और नंबर 7 में अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर 1 डाटा टाइप। आप किसी भी वेरिएबल को किसी एक डाटा टाइप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंट है, ये एक डाटा टाइप है जिसके अंदर हम जो है वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। एज हमने इसका नाम रखा हुआ है। अब आप एक हमारे पास फ्लोट है जिसके अंदर हम पॉइंट का डाटा जो है स्टोर करते हैं।
अगर हमने एक इंट जो डाटा टाइप है उसके लिए हमने एक एज डिफ़ाइन कर लिया है, तो फ्लोट के लिए हम एज को डिफ़ाइन नहीं कर सकेंगे। तो आप किसी भी डाटा टाइप के लिए जो वेरिएबल के नेम्स हैं वो सिर्फ एक ही डिफ़ाइन कर सकेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, ये 7 रूल्स हैं, इनको हम फॉलो करेंगे तो हमारा जब हम प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे तो उसमें किसी भी किस्म का एरर जो है वो जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको वायलेट करेंगे तो किसी भी छोटी सी भी एरर जो है आपके लिए प्रोग्राम को जो है वो आपका एरर का सबब बन जाएगा और आपको उसको ठीक करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल के रूल्स तो हमने देख लिए। अब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं या वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। वो ऐसा अमल जिसके अंदर हम वेरिएबल का नेम असाइन करें और साथ में उसको टाइप भी असाइन करें, उसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल का नेम, ये हमने पीछे रूल्स पढ़े हैं। इन रूल्स के मुताबिक जब हम कोई भी नाम उसको रखेंगे और उसके साथ में उसको टाइप को हम असाइन करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो बेसिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन हमारे पास कहलाता है। आपके पास किसी भी प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे जो आपके पास वेरिएबल्स हैं, हो सकता है वो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। यानी एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको 3 वेरिएबल्स चाहिए, किसी प्रोग्राम के अंदर आपको 10 वेरिएबल्स चाहिए होंगे, तो आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं आप उनको क्रिएट कर सकते हैं। सी इज़ अ स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि आपने जितने भी वेरिएबल्स किसी भी प्रोग्राम के अंदर क्रिएट करने हैं, आपने उसको इस्तेमाल करने से पहले आपने उनको डिक्लेयर ज़रूर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक वेरिएबल है एज, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसको डिक्लेयर ज़रूर कर दें। उसको इस्तेमाल करने से पहले आप उसको डिक्लेयर ज़रूर करें ताकि कंपाइलर जो है उसको पहले से ही पता हो। अब ये वेरिएबल्स जब हम क्रिएट करते हैं तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये बेसिकली कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं वेरिएबल के बारे में कि उस प्रोग्राम के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं और उनकी कौन कौन सी टाइप्स जो हैं वो इस वक्त इस्तेमाल होंगी। हम वेरिएबल टाइप के बारे में हम अगली स्लाइड्स में डिटेल से बात करेंगे कि हमारे पास वेरिएबल की कौन कौन सी टाइप होती हैं। तो कंपाइलर जो है हमारे पास वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इस वक्त इस प्रोग्राम के अंदर कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल किए गए हैं और उसका क्या साइज़ है और इसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स जो है वो वेरिएबल की इस्तेमाल की गई हैं। आमतौर पे हमारे पास जो वेरिएबल की हैं वो 4 टाइप्स हैं जिनको हम अगली स्लाइड्स में डिटेल से देखेंगे। कंपाइलर जो है सिर्फ ना सिर्फ ये कि वो इस चीज़ को देखता है कि इस प्रोग्राम के अंदर कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल किए गए हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो कंपाइलर जो है वो मेमोरी को भी एलोकेट कर रहा होता है कि हर वेरिएबल जो हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं उस वो मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस जो है वो ले रहा होता है। उससे भी साथ में देखा जाता है कि वो मेमोरी जो है वो क्या से, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीजर जो है वो 2 बाइट्स लेता है मेमोरी के अंदर। यानी अगर हम इस सेल की बात करें, ये मेमोरी सेल है, अगर हम इंटीजर डिफ़ाइन करते हैं तो वो हमारे पास 2 मेमोरी सेल्स जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। इसी तरह अगर हम फ्लोट की बात करते हैं तो वो 4 सेल्स के ऊपर हमारे पास एक जो है वो वेरिएबल ऑक्यूपाई करता है। तो ये हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी में जितने जो मेमोरी होती है वो कितनी ऑक्यूपाई की जा रही है, कंपाइलर को इसके बारे में भी अंदाज़ा हो जाता है। तो अब इसका जो सिंटैक्स है, इसका सिंटैक्स लिखने का तरीका, हम सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं। डाटा टाइप लिखने के बाद हम वेरिएबल का नाम असाइन करते हैं। आपके पास जो डाटा टाइप है, इट इंडिकेट्स टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। ये वो डाटा टाइप होती है जिसको हम इंडिकेट करते हैं कि हमने कौन सी डाटा टाइप इस वेरिएबल के अंदर हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और वेरिएबल का नेम, इट रेफर टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल। ये वेरिएबल का नेम बेसिकली मेमोरी लोकेशन को बता रहा होता है कि जो आपके पास है कौन सी जो आपके पास यानी कि किस लोकेशन के ऊपर आपका ये नाम जो है वो स्टोर हो रहा है। हम वही एग्जांपल देख लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी आपके पास, यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है इंट। यहाँ पर डाटा टाइप इंट है। इंट के अंदर हम जो डाटा है वो आपके पास जो ऐसा डाटा जो विदाउट फ्रैक्शन होता है हम उसे स्टोर करते हैं। हम इसे कहते हैं इंट और इसके वेरिएबल का नाम हमने एज रखा हुआ है और हमने इसके अंदर वैल्यू 10 रखी हुई है।
तो हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया, इंट जो हमारे पास इसका टाइप का नेम है और एज, ये जो दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, डाटा टाइप और उसका नेम, ये दोनों चीज़ें मिलके हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाती हैं। तो कंप्यूटर के अगर मेमोरी के अंदर हम इसे देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये बेसिकली एज है और यहाँ पर हमारे पास ये इसका डाटा जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेमोरी लोकेशन को। हमारे पास एग्जांपल्स हैं इंट मार्क्स, इसके अंदर ये इंटीजर जो है डाटा टाइप है, मार्क्स जो है ये हमारा वेरिएबल का नेम है जिसको हमने रूल के मुताबिक डिफ़ाइन किया है। इसी तरह फ्लोट ये हमारे पास डाटा टाइप है और एवरेज ये हमारा नेम है जो हमने रूल के मुताबिक डिक्लेयर किया है। इसी तरह 4 ये हमारे पास उसकी डाटा टाइप है और ग्रेड हमारा नेम है, डबल डाटा टाइप है और सैलरी ये हमने नेम इस्तेमाल किए हैं। तो डाटा टाइप और किसी भी नाम को असाइन कर देना ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। तो स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो जब हम इन दो चीज़ों को हम डिफ़ाइन कर देते हैं तो ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की बात कर लेते हैं। प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज़ नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम वेरिएबल को जैसे ही डिक्लेयर करते हैं, लेकिन डिक्लेरेशन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं कि हम उसकी डाटा टाइप और उसका नाम जो है हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और अगर उसके साथ ही हम उसको वैल्यू भी असाइन करते हैं तो उसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है इंटीजर एज, देखिए इंटीजर वेरिएबल की टाइप है और एज उसका नेम है, ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। डिक्लेयर होने के साथ ही हम इक्वल्स 20 लिख देते हैं, तो ये जो इक्वल 20 है इससे हमने इसको वेरिएबल को वैल्यू भी दे दी है, तो ये हमारे पास इनिशियलाइज भी हो गया है। तो जब हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो टाइप और नेम के बाद हम इक्वल का साइन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। द इक्वल साइन इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू, हमेशा इक्वल का साइन जो है इस्तेमाल किया जाता है। वेरिएबल नेम इज़ रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड, हम जो वेरिएबल का नेम होता है उसको हम हमेशा लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। जिस तरह यहाँ पर है एज को हमने लेफ़्ट साइड के ऊपर लिखा हुआ है, और जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उसको हम राइट साइड, इक्वल के राइट साइड पे लिखते हैं। यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो इक्वल के आपको राइट साइड के ऊपर नज़र आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, हर स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के बाद उसके आखिर में सेमीकोलन जो है वो लिखना ज़रूरी होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये सेमीकोलन भी नज़र आ रहा है। ये हमारे पास जो सी लैंग्वेज का पार्ट है उसका हिस्सा है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अगर आप, हम जिस तरह पिछली स्लाइड में हमने देखा था, वेरिएबल को आप डिक्लेयर भी कर सकते हैं। वेरिएबल को अगर आप डिक्लेयर कर देते हैं तो भी आपका प्रोग्राम ठीक चलेगा, लेकिन अगर आप उसको इनिशियलाइज नहीं करते तो उसके अंदर ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाता है, उसे हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। आपको वेरिएबल जितने भी हैं आप उनको इनिशियलाइज कर लें ताकि उसमें कोई गार्बेज वैल्यू ना हो। अब गार्बेज वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जो हमारे लिए वेस्ट होती है या हमारे किसी काम की नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने एक मेमोरी लोकेशन है, हमने ए वेरिएबल का नाम ए रखा हुआ है, और अगर आप उसको कोई उसका एड्रेस जो है वो 1001 है, आपने अगर इस वेरिएबल को अगर हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, हो सकता है कि रैम, क्योंकि ये रैम के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे पहले रैम ने इस मेमोरी लोकेशन को किसी और वैल्यू के लिए इस्तेमाल किया हो, तो आप अगर इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो आपको हो सकता है ये गार्बेज वैल्यू ही नज़र आना शुरू हो जाए। ये गार्बेज वैल्यू कोई भी हो सकती है और ये आपके कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स को जो है वो ख़राब भी कर सकती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इसका सिंटैक्स है वो बेसिकली हम सबसे पहले उसकी टाइप लिखते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं, हम तीसरे नंबर के ऊपर हम इक्वल का साइन लगाते हैं, और चौथे नंबर के ऊपर हम वैल्यू लिखते हैं, और उसके बाद हम सेमीकोलन लगा देते हैं। तो टाइप नेम इट इंडिकेट द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। जिस तरह यहाँ पर हमने इंटीजर इस्तेमाल किया है तो ये डाटा टाइप को बता रहा है कि हम किस तरह का डाटा जो है इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं। इसके बाद वेरिएबल का नाम है, तो आप जो हमारे रूल्स हैं उसके मुताबिक हम कोई भी नाम जो है वो अपनी मर्ज़ी से हम उसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम इक्वल इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये इंडिकेट करता है कि हम ये जो हमने वेरिएबल लिखा है इस वेरिएबल को हम कोई वैल्यू भी असाइन करने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर हम कोई अपनी मर्ज़ी से वैल्यू लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हमने वेरिएबल अपनी मर्ज़ी से लिखा है उसको हम कोई वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं।
एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंटीजर है, मार्क्स हमने डिफ़ाइन किया है, हम इसके अंदर 90 स्टोर करना चाहते हैं, तो इस वक्त इनिशियलाइज़ ये 90 से हो जाएगा। हमारा प्रोग्राम जब चलेगा तो उसके अंदर मार्क्स के अंदर हमें 90 उस वक्त मिल जाएंगे। इसी तरह फ्लोट एवरेज है, फ्लोट के अंदर हम पॉइंट का डाटा रखते हैं, इसके अंदर 50.73 है, तो जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तो उस 50.73 का डाटा जो है वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। 4 इसके अंदर हम सिंबल्स जो हैं वो रखते हैं, इसके अंदर हमने ग्रेड रखा हुआ है, उसको सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है, और इसके अंदर हमने ए जो है वो स्टोर किया हुआ है। इसी तरह डबल सैलरी है, इसके अंदर भी हम कोई वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, हम उसके अंदर वेरिएबल की टाइप और नेम असाइन कर देते हैं। ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास असाइन होंगी तो उसे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कह देंगे। और अगर इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, दो चीज़ें मज़ीद होती हैं, हम इक्वल का साइन लगाते हैं और उसके साथ हम उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो जब हम ये चारों काम कर लेंगे तो इसको हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जो है वो कह देते हैं। एंड स्टूडेंट्स, आपने इनके सिंटैक्स जो है वो दोनों के अच्छे तरीके से याद रखने हैं, और के सिंटैक्स के अंदर हम कैसे कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम वेरिएबल के बाद हम बात कर लेते हैं, जो हमारे पास अहम टॉपिक है वो कांस्टेंट्स की बात कर लेते हैं। कांस्टेंट बेसिकली हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। हमारे पास 3 किस्म के बेसिकली कांस्टेंट्स हैं। एक को हम न्यूमेरिक कांस्टेंट्स कहते हैं। न्यूमेरिक का मतलब है आपके पास नंबर्स के ऊपर जो मुश्तमिल होता है, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ नंबर्स होते हैं। और इन न्यूमेरिक कांस्टेंट के हमारे पास फिर आगे से इसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक को हम इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं और दूसरे को हम फ्लोट कांस्टेंट कहते हैं। तो नंबर्स के आगे से हमारे पास 2 हिस्से आगे स्लाइड्स में हम इन दोनों के दरमियान में फ़र्क भी देखेंगे और इसको हम देखेंगे। फिर कांस्टेंट की एक टाइप आ जाती है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर आपके पास कैरेक्टर के अंदर सब कुछ शामिल होता है। कैरेक्टर के अंदर आपके पास अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, इसके अंदर नंबर्स भी आ सकते हैं, और जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर के अंदर शामिल होते हैं। तो कैरेक्टर कांस्टेंट्स के अंदर ये तीनों चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट है। स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा कैरेक्टर जब हम लिखना चाहते हो, इसके अंदर भी अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स या सिंबल्स, किसी भी तीनों में से कोई भी चीज़ आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जब हमारे पास एक से ज़्यादा कैरेक्टर जब हम शामिल करेंगे तो हम उसे स्ट्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बारी बारी इन सबको एक्सप्लेन जो है वो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास है वो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स के अंदर जो सबसे पहले आ जाते हैं वो इंटीजर कांस्टेंट आ जाते हैं। सबसे पहले इसका कीवर्ड जो है वो इंट है, यानी कि इंटीजर्स को कम्प्लीटली लिखा जाता है, लेकिन जब भी हम इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो INT लिखेंगे इसे। ये जो है मेमोरी के अंदर 2 से 4 बाइट्स लेता है मेमोरी के अंदर। डिपेंड कर रहा होता है कंपाइलर के ऊपर। बाज़ कंपाइलर्स में ये 2 बाइट भी ले सकता है और बाज़ कंपाइलर्स के अंदर ये 4 बाइट भी डाटा स्टोर कर सकता है। तो डिपेंड करता है। आमतौर पे ये जो हम टर्बो C कंपाइलर इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर ये 2 बाइट्स जो है वो लेता है। ये अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इंटीजर इज़ अ कांस्टेंट विद न्यूमेरिक वैल्यूज़ विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। इंटीजर वो वैल्यूज़ होती हैं जिसके अंदर फ्रिक्शन या डेसिमल पॉइंट शामिल नहीं होते, यानी कंप्लीट नंबर हम इसके अंदर लिखते हैं। इनको हम जो है वो इंटीजर के अंदर हम हमेशा लिखेंगे। इट रिप्रेजेंट वैल्यूज़ दैट आर काउंटेड, यानी जो पूरी कंप्लीट वैल्यू होती है जिनको काउंट किया जा सकता है, हमेशा इंटीजर के अंदर वो वैल्यूज़ जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ कैन बी यूज्ड। आप चाहें तो पॉजिटिव वैल्यू भी इसमें रख सकते हैं, और माइनस में जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ इसके अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं। माइनस साइन इज़ यूज्ड फॉर नेगेटिव वैल्यूज़। अगर आप किसी वैल्यू के साथ माइनस, जिस तरह मैथ में भी होता है, अगर हम इसको इंडिकेट करना चाहें तो आप माइनस का लगा देते हैं तो वो इंडिकेट करना शुरू कर देगा कि इस वक्त आपके पास वैल्यू माइनस है। बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव ही होती है। 87, 45, -5 ये जो हमारे पास है ये इंटीजर की एग्जांपल्स हैं। तो इंटीजर मार्क्स इज़ इक्वल टू 90। अब देखें यहाँ पर हम जब भी इंटीजर कांस्टेंट को डिफ़ाइन करेंगे तो हमारे पास वो सारे रूल्स के सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखेंगे। डाटा टाइप लिखने के बाद हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे, उसके बाद हम इक्वल लिखेंगे और उसके बाद हम वैल्यू असाइन करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास हमने मार्क्स जो वेरिएबल है ये कंपाइलर को बताएगा कि इंटीजर के अंदर हमारे पास फ्रिक्शन के बगैर, डेसिमल पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू इस वक्त स्टोर की जाएगी। अगर आप इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर कर लेंगे तो आपके पास कंपाइलर जो है वो एरर जनरेट कर देगा। अगर हम 2 वेरिएबल्स को एक ही लाइन के अंदर डिफ़ाइन करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके अंदर आप इंटीजर a इज़ इक्वल टू 10
कॉमा b इज इक्वल टू 20, ये भी आप कर सकते हैं एक ही लाइन के अंदर जितने भी लेकिन सेम डाटा टाइप अगर आपके पास हो तो हम एक ही लाइन के अंदर उनको डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम बहुत सारे वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इंटीजर x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू जेड इज़ इक्वल टू 0, इसका मतलब है हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं x, y और z, और इन तीनों के अंदर हमने 0 की वैल्यू जो है वो स्टोर की है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने हमेशा याद रखना है इंटीजर के अंदर हम हमेशा ऐसी वैल्यू स्टोर करते हैं जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन का हिस्सा ना हो। तो ऐसे जो होते हैं वो हमारे पास इंटीजर कॉन्स्टेंट्स जो है वो कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट की जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास फ्लोट कांस्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो कीवर्ड है वो फ्लोट है, FLOAT। इसको जो है स्मॉल कैप में लिखा जाता है। ये मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स ले रहा होता है। 4 बाइट का इसका साइज़ होता है। अब इसकी डेफिनेशन है, फ्लोटिंग कांस्टेंट इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू विद फ्रिक्शन और डेसिमल पॉइंट। ऐसी वैल्यूज़ जिसके अंदर फ्रिक्शन हो या डेसिमल पॉइंट शामिल हों, ऐसी वैल्यू को हम कांस्टेंट जो है वो फ्लोट कांस्टेंट जो है उसे हम कहते हैं। इट रिप्रेजेंट अ वैल्यूज़ दैट आर मैयर्ड। इसके अंदर हम ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनको मैयर किया जाता हो, यानी कि आपके पास छोटी सी भी जो एक्यूरेसी होती है वो इसके अंदर हम काउंट करते हैं। बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ आर यूज्ड। इसके अंदर वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इसके अंदर वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आप किसी वैल्यू को नेगेटिव रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको माइनस का साइन जो है वो इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जांपल 50.87, 45.00, -5.3333, ये जो वैल्यूज़ हैं ये बेसिकली फ्लोट की वैल्यूज़ हैं। अब एग्जांपल अगर हम इसको कम्प्लीटली देखें तो सबसे पहले हमारे पास डाटा टाइप है फ्लोट। ये हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप है। इसके डाटा टाइप के बाद हम नेम लिखते हैं। इसका नेम हमने एवरेज रखा हुआ है और एवरेज के बाद हम इक्वल लगाते हैं और 90.75। तो कंपाइलर को जैसे ही ये फ्लोट डिफाइन होगा, कंपाइलर को इस बार इसका पता चल जाएगा कि इस वक्त इस वेरिएबल के अंदर पॉइंट में डाटा होगा और मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स जो है वो रिज़र्व करने हैं। इसी तरह अगर हम 2 वैल्यूज़ को एक साथ अगर हम असाइन करना चाहें एक ही लाइन में तो वो भी किया जा सकता है। फ्लोट a इज़ इक्वल टू 10.5 कॉमा b इज़ इक्वल टू 3.23, तो a और b दोनों डिफ़ाइन हो जाएंगे और इन दोनों की वैल्यूज़ भी साथ में आ जाएंगी। और अगर हम किसी 3 या इससे ज़्यादा वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन करना चाह रहे हो, इसको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। तो x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू जेड इज़ इक्वल टू 10.50, इन तीनों के अंदर 10.50 की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो दोनों थे इंटीजर के अंदर हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ जिसमें फ्रैक्शन के बगैर वैल्यू स्टोर की जाती हो उसको हम हमेशा इंटीजर के साथ डिफ़ाइन करते हैं। और फ्लोट ऐसी वैल्यू जिसके अंदर हमने पॉइंट्स का डाटा रखना हो और दोनों हमारे पास न्यूमेरिक डाटा है। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोट कांस्टेंट ये दोनों हमारे पास आ गए। डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो हमारे पास कांस्टेंट की जो तीसरी टाइप आ जाती है वो हमारे पास बेसिकली कैरेक्टर कांस्टेंट है। इसका जो हमारे पास कीवर्ड है वो 4 होता है, CHAR इसको लिखा जाता है। ये जो है मेमोरी के अंदर सिर्फ 1 बाइट ही रिज़र्व करता है, 1 बाइट मेमोरी में लेता है। तो हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं हम इनको हमेशा सिंगल कोटेशन में लिखते हैं, यानी कि जितने भी आपके पास कैरेक्टर्स होंगे ये आपको हमेशा सिंगल कोटेशन के अंदर नज़र आएंगे। इसके अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं A से लेकर Z तक, स्मॉल और कैपिटल सारे के सारे, जितने भी आपके पास डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, और जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं, आप जितने भी सिंबल्स यूज़ करना चाहते हैं आप इस कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ है वो आपके पास सिर्फ एक ही होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए सिंगल कोटेशन है, सिंगल कोटेशन के अंदर ए को इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह ये एक कैरेक्टर हमने सिर्फ इसमें इस्तेमाल करना है। इसी तरह n है, 9 है, हैश है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। 4 बेसिकली डाटा टाइप है, ग्रेड हमने उसका नाम रखा है और इक्वल के बाद हमने सिंगल कोटेशन में ए रखा है। इस वक्त ये कंपाइलर को बताएगा कि हमने एक वेरिएबल का नाम ग्रेड रखा है जिसके अंदर हम ए को स्टोर करना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर 2 वेरिएबल्स हम एक ही लाइन में डिफ़ाइन करना चाहें तो वो भी हो सकते हैं। a इज़ इक्वल टू 3 यहाँ पर हमने नंबर असाइन किया है और b इज़ इक्वल टू 7 सिंगल कोटेशन के अंदर 3 और 7 ये दोनों हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिए हैं। इसी तरह अगर हम बहुत सारे वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू जेड इज़ इक्वल टू हैश, तो ये तीनों वेरिएबल्स को हैश जो है वो असाइन हो जाएगा। तो इस कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर तीनों चीज़ें, नंबर्स भी, अल्फ़ाबेट्स भी और सिंबल्स भी, लेकिन सिर्फ एक ही कैरेक्टर और वो भी सिंगल कोटेशन के अंदर हम रख के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारे पास लास्ट जो टाइप आती है वो हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इसका जो कीवर्ड है वो सिमिलर आपके पास 4 ही है, और ये डिपेंड करता है आपके पास लेंथ के ऊपर। जितनी आपके पास लेंथ होगी कैरेक्टर्स की, ये उतनी ही लेंथ के ऑक्यूपाई करेगा। जो हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट है उसके अंदर उसकी लिमिट है 1 कैरेक्टर की। अगर आप कोई ऐसा वर्ड लिखना चाहते हैं जो 1 कैरेक्टर से ज़्यादा हो तो उसके लिए हम फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इन डबल कोटेशन, इसका जो आपके पास दूसरी जो चीज़ है इसमें उसको हम डबल कोटेशन में लिखते हैं। जो 4 का डाटा है उसको हम हमेशा सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। जब आपके पास कैरेक्टर 1 से ज़्यादा हो जाएं तो आप उसको हमेशा डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। इसके अंदर भी आप अल्फ़ाबेट्स भी रख सकते हैं, इसके अंदर आप कैरेक्टर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर आप डिजिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसके अंदर स्पेशल सिंबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है और डबल कोटेशन के अंदर 1 2 3 है। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। 4 इसका जो आपके पास डाटा टाइप है। इसके बाद हम नेम है, नेम हमारे पास एक वेरिएबल का नाम है इक्वल और डबल कोटेशन के अंदर शुएब। तो ये हमारे पास जो है वो वेरिएबल का नाम हमने इसमें रखा है डबल कोटेशन के अंदर, क्योंकि हमारे पास 1 से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं तो हमने इसके लिए डबल कोटेशन का इस्तेमाल किया है। इसी तरह 4 एड्रेस है, डबल कोटेशन के अंदर हमने रखा है हाउस नंबर 1 to 5। इसके अंदर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी हैं, इसके अंदर हमारे पास सिंबल्स भी हैं, और इसके अंदर हमारे पास नंबर्स भी हैं। तो ये हमारे पास 4 जो है वो जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स थे इंटीजर, जिसके अंदर हम ऐसा डाटा जो पॉइंट्स के बगैर हो उसको इस्तेमाल करते हैं। फ्लोट ऐसा डाटा जिसमें हमारे पास पॉइंट्स का डाटा शामिल हो वो हम इस्तेमाल करते हैं। करेक्टर जिसके अंदर हम सिंगल करेक्टर को नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, सिंबल्स के ऊपर वो डिपेंड कर सकता है। और स्ट्रिंग जब हमारे पास 1 से ज़्यादा करेक्टर हो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी जो हमारे पास 4 कॉन्स्टेंट्स हैं ये हमारे पास इस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके लिए जो है होमवर्क है, हमने आइडेंटिफायर्स की बात की थी। आपने आइडेंटिफायर्स को देखना है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। फिर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बारे में और इनिशियलाइजेशन के बारे में काफ़ी डिटेल से बात की है। आपने उनके दरमियान में डिफरेंशिएट करना है कि हम वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में क्या क्या फ़र्क है और कौन कौन सी चीज़ों का हमने उसमें ध्यान रखना होता है। फिर हमने कॉन्स्टेंट्स की बात की थी। हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं इंटीजर है, फ्लोट, 4, स्ट्रिंग, ये सारे हमारे पास जो टाइप कॉन्स्टेंट्स हैं हम किन किन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनके आप इसमें डिफरेंशिएट किया है, इनकी वैल्यू हम कौन कौन सी वैल्यूज़ इसके अंदर रख सकते हैं, ये मेमोरी में कितना साइज़ लेते हैं, और इनके अंदर हम कौन कौन सी वैल्यूज़ जो है या किस किस्म का डाटा जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी आपने इनको याद भी करना है और आपने इसको होमवर्क के तौर पे भी करना है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे।